छोटू नाम का एक लड़का रहा करता था। बचपन से ही उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न आगे न पीछे। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था और तभी से वो भीख मांगकर अपना जीवन का गुजारा करता था, क्योंकि उसके पास न कोई काम होता और न जीने का कोई आधार होता था। इसलिए हमेशा सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करता था। छोटू धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन उसको कहीं काम भी नहीं मिलता था और ना ही उसको कोई अपने पास आने देता था, क्योंकि छोटू देखने में बहुत ही अजीब सा लगा करता था। गरीब था और भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। इस बात से कोई भी उसको अपने करीब नहीं लेता था। लेकिन छोटू को ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा ही सोचा करता था कि कोई मेहनत करूं और पैसा कमाऊं, लेकिन सिर्फ सोच के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काम देने वाला भी आगे बढ़कर काम देगा तभी तो छोटू कुछ कर पाएगा। लेकिन उसको कोई भी कुछ काम करने के लिए नहीं कहता था, जिससे वो मजबूर होकर भीख ही मांगा करता था। और जब थक जाता था तो एक पेड़ के पास जाकर आराम किया करता था। एक बार की बात है कि वो ऐसे ही सारा काम खत्म करके जाकर अपनी जगह पर बैठने वाला था कि उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ जाती है। और वो बूढ़ी औरत वहाँ बेहोश होकर पड़ी हुई थी, जिसको देखकर छोटू बहुत घबरा जाता है और उसके पास पहुंचकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे उस बूढ़ी औरत को होश आती है। तभी छोटू उससे कहता है, अरे नानी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे बेटा, मैं एक भिखारन हूँ। 2 दिन से मैं लोगों से भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। 2 दिन से मैं भूखी हूँ और बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसीलिए मेरे शरीर में ज्यादा ताकत नहीं है। कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गया था और मैं शायद बेहोश होकर यहाँ गिर गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत सहायता की। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नानी जी, रुक जाइए। आप बहुत कमजोर हैं। ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगी? ये लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा खाना है और इसको आप खा लीजिए। इसकी जरूरत मुझसे भी ज्यादा आपको है। इतनी बात कहकर छोटू अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है और वो बुढ़िया जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करती है। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी औरत को थोड़ी हिम्मत मिल गई थी, क्योंकि उस वक्त तक भी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत छोटू की तरफ देखती है और उससे सवाल करती है, अरे बेटा, आखिर तुम हो कौन? मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो, मेरी इतनी सहायता कर रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। वैसे बेटा, तुम इस पेड़ के नीचे क्यों रहते हो? तुम्हारी समस्या क्या है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझसे कह सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊं। अरे नानी जी, मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या बताऊं? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने लिए सिर्फ अकेला हूँ और तो और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं लोगों से भीख मांगता हूँ और अपनी जिंदगी का गुजारा करता हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए मेरी बात का, ऐसी जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मौका नहीं है। क्या करूँ, मजबूर हूँ, इसीलिए ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस तरह छोटू उस बूढ़ी औरत को अपनी मन की सारी बात सुना देता है। छोटू की सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत इसकी समस्या का परिष्कार बताती है। वो बूढ़ी औरत छोटू से कहती है कि बेटा, तुम हिमालय की पहाड़ी पर चले जाओ। वहाँ एक महर्षि रहते हैं, उनसे तुम अपनी सारी जिंदगी के बारे में बता दो और वो तुमको जिंदगी जीने का असली मकसद बता देंगे। ये बात सुनकर छोटू उस बूढ़ी का धन्यवाद करता है और फिर जैसा उसने कहा था वैसे ही हिमालय की पहाड़ियों के लिए निकल पड़ता है। वो ऐसे ही जा रहा था। अपना सफर तय करते हुए अंधेरा हो जाता है और छोटू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। रास्ते में एक घर उसको नजर आया था और तभी वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है। एक औरत बाहर आती है। तभी छोटू उससे कहता है
कि मैं पहाड़ी के लिए निकला हुआ हूँ। हिमालय की पहाड़ियों पर एक ऋषि रहते हैं जिनको लोगों के सारी की सारी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं उनसे जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन भूख मुझे चलने नहीं दे रही है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा खाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो औरत छोटू को खाने के लिए खाना देती है। छोटू बैठकर खाना खा रहा था कि वो औरत उससे एक सवाल पूछती है। अच्छा, तो तुम हिमालय की पहाड़ियों पर जा रहे हो और वो भी महर्षि से मुलाकात करने? तो क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकोगे? मेरी एक बेटी है और वो ज्यादा रोशनी देख नहीं पाती, हमेशा अंधेरे में रहा करती है। बस महर्षि जी से ये पूछो कि मेरी बेटी की आंखें कब ठीक होगी और वो रोशनी को कब देख पाएगी। उस औरत की ये बात सुनकर छोटू उससे कहता है कि हाँ, मैं जरूर ये सवाल ऋषि जी से पूछूंगा। इतनी बात कहकर पूछता है कि आखिर सवाल क्या है। तभी वो औरत उसको बताती है कि मेरे यहाँ एक बेटी है। मेरी बेटी ज्यादा रोशनी देख नहीं पाती, हमेशा वो अंधेरे में रहती है। आखिर वो रोशनी कब देख पाएगी, ये सवाल ऋषि जी से पूछकर मुझे जवाब लाकर देना। इतनी बात सुनकर छोटू उनसे कहता है कि जी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतनी बात कह के उस औरत का धन्यवाद करता है और फिर पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए चला जाता है। ऐसे ही छोटू पहाड़ी चलने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा थक जाता है। सोचता है कि कुछ समय के लिए आराम कर लूं। इतना सोचकर एक जगह जाकर बैठ जाता है और तभी उसके यहाँ एक बहुत बड़ी पंछी आती है और उसके पास बैठकर उससे कहती है, तुम कौन हो और इन पहाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? यहाँ किस काम के लिए आए हो? वो पक्षी उससे बात करने के बाद छोटू जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ था वो सारी बात उसको बता देता है। ये बात सुनते ही वो पक्षी उससे कहने लगी, अच्छा, तो क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा लूंगा और फिर तुम्हें इन पहाड़ियों पर से लेकर जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक सवाल महर्षि जी से पूछना पड़ेगा। उस पक्षी की ये बात सुनकर छोटू उससे पूछता है कि हाँ, मैं जरूर ये सवाल जाकर ऋषि जी से पूछूंगा, लेकिन पहले बताओ कि तुम्हारा सवाल क्या है। ये बात पूछने पर वो उससे कहती है कि मैं बहुत सालों से इन पहाड़ियों के दरमियान ही घूम रही हूँ। मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता या मौका नहीं मिल रहा, और तो और कभी कभार तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिससे मैं भूखी ही रह जाया करती हूँ। लेकिन इससे मुझे छुटकारा चाहिए। इन पहाड़ियों से मैं अपने आप को बाहर निकालना चाहती हूँ। ये बात सुनकर छोटू उससे कहता है कि जरूर मैं यह सवाल ऋषि जी से पूछ कर रहूंगा। फिर उसको वो पंछी ले जाकर पहाड़ियों के यहाँ छोड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। छोटू अब आगे का रास्ता तय करने लगा कि उसके सामने एक पंखों वाला घोड़ा आ जाता है और उसे देखकर उससे सवाल करता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इन पहाड़ियों में तुम किससे मिलने आए हो? ये बात सुनकर उस पंखों वाले घोड़े से भी सारी बात बता देता है। ये बात सुनते ही वो घोड़ा उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उस ऋषि जी से मेरे भी बारे में एक सवाल करो। उसकी ये बात सुनकर छोटू उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सहायता भी जरूर करूँगा। अब बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तभी वो पंखों वाला घोड़ा उससे बात करता है, असल में मैं स्वर्ग से आया हूँ। मैं इस भूलोक का नहीं हूँ। बस भूलोक को देखने के लिए मैं आया था, लेकिन एक महर्षि की तपस्या को मैंने भंग कर दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। लेकिन मैं इस श्राप से विमुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। बस उन महर्षि से तुम ये पूछो कि मुझे अपने श्राप से छुटकारा कब मिलेगा। ये बात सुनते ही वो पंखों वाला घोड़ा अपने ऊपर छोटू को चढ़ा लेता है और फिर उड़ता हुआ ऋषि जी के आश्रम तक उसको पहुंचा देता है और वहां से चला जाता है। और छोटू भी ऋषि जी के आश्रम के यहाँ पहुंच जाता है और फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। बहुत ही मर्यादा के साथ ऋषि जी को प्रणाम करता है। छोटू की आवाज सुनकर वो महर्षि अपनी आंखें खोलते हैं और उससे कहते हैं, देखो लड़की, मैं तुम्हारे
सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। अच्छे से सोचकर और समझकर मुझसे सवाल करना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सवालों का मौका है। उस महर्षि की ये बात सुनकर अब छोटू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास तो पूरे 4 सवाल थे, लेकिन ऋषि ने कहा कि सिर्फ 3 सवालों का वो जवाब देंगे। अब पूछूं तो कौन से 3 सवाल पूछूं? इतना सोचकर सबसे पहला सवाल वो पंख वाले घोड़े के बारे में पूछना चाहता था। महर्षि से ये बात कहता है कि एक बेचारा पंखों वाला घोड़ा इस दुनिया में आ गया है, लेकिन असल में वो स्वर्ग का रहने वाला है। एक स्वामी जी के श्राप की वजह से वो बेचारा दोबारा से स्वर्ग में नहीं जा पा रहा, उसको बस स्वर्ग भेज दे। ये बात सुनते ही महर्षि ने कहा था कि आज ही वो पंखों वाला घोड़ा स्वर्ग में चला जाएगा। स्वामी की ये बात सुनकर छोटू बहुत खुश हो जाता है और फिर दूसरा सवाल वो उस बड़ी सी पक्षी के बारे में पूछता है। कहता है कि वो बेचारी पक्षी इन पहाड़ियों के दरमियान अपनी दुनिया बसा चुकी है, लेकिन अब वो इन पहाड़ों के बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, लेकिन वो बेचारा इन पहाड़ियों के बीच से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा। ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा था कि जैसे ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए सहायता करेगा, वैसे ही वो पक्षी भी इन पहाड़ियों के बीच से अपने आप को बाहर कर लेगा। ये सुनकर छोटू दोबारा से बहुत खुश हो जाता है और फिर वो तीसरा सवाल ये करता है कि गांव में एक घर है जिसमें एक लड़की रहती है और वो रोशनी को देख नहीं पाती, हमेशा अंधेरे में रहा करती है। बस उसकी माँ का ये सवाल है कि वो लड़की रोशनी दोबारा से कब देख पाएगी। ये सवाल सुनकर ऋषि जी ने उससे कहा था कि तुम जाकर उस लड़की से जैसे ही शादी करोगे, वो लड़की रोशनी को अच्छे से देख पाएगी और उस लड़की की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर छोटू खुश हो जाता है और तीनों सवालों के जवाब लेकर वापस अपना रास्ता तय करने लगता है। तभी रास्ते में उसको वो पंखों वाला घोड़ा नजर आता है और स्वामी जी ने जो जवाब उसको दिया था वो पंखों वाले घोड़े से कह देता है। जैसे ही पंखों वाले घोड़े को उसने ये बात बताई थी, छोटू को वो पंखों वाला घोड़ा ढेर सारा सोना उपहार में दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दोबारा से वो आगे बढ़ने लगा, तभी उसके सामने वो बड़ी सी पक्षी आ जाती है और फिर छोटू उसके लिए जो जवाब था वो भी उसको दे देता है। बहुत खुश होकर वो बड़ी सी पंछी उसको अपने ऊपर बिठा लेती है और पहाड़ियों से बाहर लाकर उसको छोड़ती है और फिर उसका धन्यवाद कहकर बहुत ही खुशी से बाहर चली जाती है। और आखिरी सवाल जो था उसका जवाब देने के लिए उस घर को दोबारा से छोटू पहुंच जाता है और उस औरत से ये सारी बात कहता है जैसा कि स्वामी जी ने उससे कहा था। ये बात सुनकर उस लड़की के घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर छोटू के साथ उनकी बेटी की शादी करवा देते हैं। जैसे ही छोटू के साथ उस लड़की की शादी हुई थी, वो लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो बहुत ज्यादा रोशनी को भी देख पा रही थी, जिसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इस तरह छोटू की जिंदगी एक ही बार में बदल गई थी। छोटू को अपने लिए कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस महर्षि की वजह से छोटू की सारी जिंदगी एक ही बार में बदल गई थी। अब छोटू अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बचपन से ही उसने सिर्फ गरीबी और भूख प्यास को ही देखा था, लेकिन अब उसकी सारी समस्याएं पूरी दूर हो गई थी। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होकर जीने लगा।